सामान्य परिचय। हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं मानचित्र के सामान्य परिचय के बारे में, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों के बारे में। तो आप लोग दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर बने रहिए। आज का यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा जानकारी वाला वीडियो होने वाला है। आप लोगों को दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मानचित्र के सामान्य परिचय के बारे में बहुत सारी जानकारी जानने के लिए मिलेगा। तो मानचित्र के अर्थ एवं परिभाषा के बारे में हम लोग दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे। तो कागज अथवा किसी समतल सतह पर पृथ्वी के संपूर्ण अथवा कुछ भाग के धरातलीय एवं सशक्तिक लक्षणों को दर्शाना मानचित्र कहलाता है। दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। उसके बाद मानचित्र लैटिन भाषा के मैप शब्द से लिया गया है। दोस्तों जो मानचित्र का नाम है यह लैटिन भाषा के मैप शब्द से लिया गया है। मानचित्र को फोटो चित्र से अलग रखा जाता है। फोटो चित्र में किसी वस्तु अथवा स्थान की वास्तविकता आ जाती है, जबकि मानचित्र में दर्शाए जाने वाले विभिन्न विवरणों को ऋण चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे F.J. मॉकहाउस के मतानुसार। इनके मतानुसार दोस्तों मानचित्र को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, तो चलिए हम इसके बारे में भी आप लोगों को दोस्तों जानकारी वाले बातों को बताते हैं। तो इनके अनुसार दोस्तों निश्चित मापनी के अनुसार धरातल से किसी भाग के लक्षणों के समतल सतह पर निरूपण को मानचित्र कहते हैं। स्टैनले व्हाइट के अनुसार अब हम लोग बात करेंगे। जो स्टैनले व्हाइट एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने भी मानचित्र के बारे में अपना मत दिया था। तो चलिए अब हम इनके मत के बारे में आप लोगों को दोस्तों बताते हैं। तो इनके अनुसार मानचित्र वह साधारण चित्र है जिस पर किसी देश या प्रदेश की आकृति को समतल सतह पर चित्र द्वारा दर्शाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों इनके कहने का मतलब है कि मानचित्र एक ऐसा चित्र होता है जिस पर हम लोग किसी भी देश या किसी भी क्षेत्र के चित्र को दर्शाते हैं, उसे हम लोग मानचित्र कहते हैं। दोस्तों उसके बाद हम लोग मानचित्र के उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। आखिरकार मानचित्र बनाने का उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में अब हम आप लोगों को दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण जानकारी वाला बात है उन सभी बातों को बताएंगे। तो चलिए हम लोग मानचित्र के उद्देश्य के बारे में अब आप लोगों को दोस्तों जानकारी दे देते हैं। तो मानचित्र का प्रथम उद्देश्य पृथ्वी पर पाए जाने वाली विभिन्न प्राकृतिक एवं मानवीय लक्षणों को मापने के अनुसार छोटे आकार में परिवर्तित करके उन्हें समझाने योग्य बनाना है। यहाँ पे दोस्तों कहने का मतलब है कि जो मानचित्र है, मानचित्र को इसलिए दोस्तों मतलब मानचित्र का यही उद्देश्य है कि मानचित्र में हम लोग दोस्तों अपने आसपास के बहुत सारे और बड़े बड़े नदियों, तालाबों, बड़े बड़े क्षेत्रों को दोस्तों मानचित्र में हम लोग बना देते हैं। और मानचित्र में बनाने के बाद उसकी जानकारी हम लोग दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं। और मानचित्र के उपयोग से दोस्तों हम लोग इन सभी वस्तुओं के बारे में, इन सभी क्षेत्रों के बारे में जो भी जानकारी होता है वो जानकारी बहुत ही आसानी से दे देते हैं। दोस्तों ये भी बात आप लोगों को यहाँ पे काफी ज्यादा जानकारी वाला और महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला। उसके बाद दोस्तों इसके अलावा धरातल पर अदृश्य परंतु महत्वपूर्ण प्रतिरूपों को भी मानचित्र के द्वारा दर्शाया जा सकता है। यद्यपि इस कार्य के लिए अनेक सांख्यिकीय आरेखों का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये सब गौण विधियां है। इन सब को प्रदर्शित करने के लिए मानचित्र ही एक उपयुक्त विधि है। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे मानचित्रों की आवश्यकता एवं उपयोग।
हम लोग मानचित्रों की आवश्यकता एवं उपयोग के बारे में अब आप लोगों को दोस्तों जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए हम आप लोगों को मानचित्रों की आवश्यकता एवं उपयोग के बारे में महत्वपूर्ण बातों को बता देते हैं। तो वास्तव में ग्लोब ही पृथ्वी की आकृति को सही प्रदर्शित करता है, लेकिन ग्लोब के अध्ययन में अनेक कठिनाइयां आती है। जैसे आकृति में ग्लोब गोल होने के कारण उस पर दर्शाए गए भिन्न महाद्वीपों एवं महासागरों दोनों को एक ही समय एक ही नज़र में देख पाना संभव नहीं है, जिसके कारण एक आम आदमी पृथ्वी पर फैले हुए महाद्वीपों एवं महासागरों की सही सही स्थिति को समझ नहीं पाता है, जबकि मानचित्र द्वारा संपूर्ण पृथ्वी को एक ही नज़र में देखा जा सकता है। दोस्तों ये सब बात यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को जानकारी वाला बात जानने के लिए मिला। उसके बाद दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि ग्लोब आकृति में बहुत छोटे होने के कारण पृथ्वी में किसी क्षेत्र को उन पर विस्तार पूर्वक नहीं दिखाया जा सकता है, जबकि मानचित्र द्वारा छोटे क्षेत्र को विस्तार पूर्वक दिखाना संभव है। जैसे कि दोस्तों जो ग्लोब होता है, ग्लोब में हम लोग छोटे छोटे चीज़ों को, छोटे छोटे जगहों को विस्तार पूर्वक नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन दोस्तों मानचित्र में हम लोग छोटे छोटे जगहों को, छोटे छोटे चीज़ों को बहुत ही विस्तार पूर्वक से, बहुत ही आसानी से दिखा सकते हैं। अब हम लोग मानचित्र के वर्गीकरण के बारे में आप लोगों को दोस्तों जानकारी देंगे। मानचित्र के वर्गीकरण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आप लोगों को बताएंगे। तो मानचित्रों का वर्गीकरण अनेक आधारों पर किया जाता है, जैसे मापनीय उद्देश्य, स्थल, लक्षण की मात्रा, ये सब दोस्तों आधार है। मापनी के आधार पर मानचित्रों का वर्गीकरण हम लोग दोस्तों अब बात करेंगे। मापनी के आधार पर मानचित्रों के वर्गीकरण के बारे में। मापनी के आधार पर दोस्तों मानचित्रों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में अब हम आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं। इसके बारे में भी जानना दोस्तों आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा जानकारी वाला बात है। तो मापनी के अनुसार मानचित्रों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है: बड़ी मापनी मानचित्र, छोटी मापनी मानचित्र। छोटी मापनी मानचित्र के आधार पर 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग भू संपत्ति मानचित्र के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए हम लोग भू संपत्ति मानचित्र के बारे में दोस्तों आप लोगों को जानकारी दे देते हैं। इसके बारे में भी जानना आप लोगों के लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जानकारी वाला बात होने वाला है। तो यह मानचित्र बड़ी मापनी पर बनाए जाते हैं, अर्थात किसी छोटे से छोटे क्षेत्र व विस्तृत विवरण इन मानचित्रों में दर्शाया जाता है, जैसे ग्राम मानचित्र, नगर मानचित्र, सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत भूमि क्षेत्र मानचित्र आदि। इन्हें सरकारी मानचित्र भी कहते हैं, क्योंकि सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की कर वसूली, नगर योजना, ग्रामीण भूमि उपयोग आदि के लिए भू संपत्ति बनाए जाते हैं। दोस्तों इन मानचित्रों के मापनी 1 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर इंच तक होता है। अब हम आप लोगों को दोस्तों स्थलाकित मानचित्र के बारे में हम बताएंगे। दोस्तों स्थलाकृतिक मानचित्र के बारे में चलिए अब हम आप लोगों को दोस्तों बताते हैं। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार स्थलाकृतिक मानचित्र वे मानचित्र होते हैं जिसमें दिखाए गए प्रत्येक लक्षण की स्थिति एवं आकृति को मानचित्र में देखकर उस लक्षण की धरातल के ऊपर पहचान की जा सके। यह मानचित्र भी बड़ी मापनी पर बनाए जाते हैं। इन मानचित्रों के द्वारा ऊंचावच, पर्वत, पठार, मैदान
प्रवाह, वनस्पति, ग्राम, विभिन्न प्रकार के परिवहन मार्गों तथा नहरों आदि को दर्शाया जाता है। किसी छोटे क्षेत्र के विस्तृत अध्ययन के लिए यह मानचित्र अधिक उपयोगी होते हैं। आप लोगों ने दोस्तों बिल्कुल सही सुना। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे दीवारी मानचित्र के बारे में। दीवारी मानचित्र के बारे में दोस्तों अब हम आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं, जिसके बारे में जानना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम आप लोगों को दोस्तों दीवारी मानचित्र के बारे में कुछ जानकारियाँ दे देते हैं। तो इस मानचित्र को भौगोलिक मानचित्र भी कहा जाता है दोस्तों। जो दीवारी मानचित्र होता है, दीवारी मानचित्र को हम लोग भौगोलिक मानचित्र भी कहते हैं। इसके द्वारा संपूर्ण पृथ्वी अथवा उसके किसी विस्तृत भाग को दर्शाया जाता है। स्कूल एवं कॉलेज के दीवारों पर लगे मानचित्र भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इन मानचित्रों द्वारा विस्तृत भूभाग के अनेक प्राकृतिक अथवा मानवीय लक्षणों को दर्शाया जा सकता है, जैसे जलवायु, वनों के प्रकार, खनिजों का वितरण, जनसंख्या वितरण, इन सभी को हम लोग बहुत ही आसानी से दर्शा सकते हैं। अब हम लोग दोस्तों आप लोगों को बताएंगे एटलस मानचित्र के बारे में। चलिए हम आप लोगों को दोस्तों एटलस मानचित्र के बारे में अब जानकारी देते हैं। तो इन मानचित्रों के द्वारा महाद्वीपों या प्रदेशों के केवल प्रमुख प्राकृतिक एवं मानवीय लक्षणों को ही हम लोग दर्शा सकते हैं, क्योंकि एटलस मानचित्र भी छोटी मापनी पर बनाए जाते हैं, इसलिए छोटे लक्षणों को मानचित्र पर दर्शाना संभव नहीं है। एटलस मानचित्र से हम लोगों को दोस्तों बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है।